चलिए, तो इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि क्या अवशिष्ट समूह का प्रकार SN2 अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो यह जानने से पहले हम एक बार SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। नाभिक रागी Y माइनस जब आंशिक रूप से धनावेशित कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है तो यहाँ से X इस इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के X माइनस के रूप में बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं और यह अभिक्रिया एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना जितना अधिक स्थायी यह X माइनस रहेगा या निकलने वाला अवशिष्ट समूह जितना अधिक स्थायित्व वाला रहेगा उतना तेजी से निकलेगा। और अगर ये अवशिष्ट समूह तेजी से निकल रहा है, फास्ट निकल रहा है, तो SN2 रिएक्शन की जो रेट है, SN2 अभिक्रिया का जो वेग है वह भी ज़्यादा होगा। तो निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि अवशिष्ट समूह का स्थायित्व अगर ज़्यादा तो SN2 अभिक्रिया का दर या वेग भी ज़्यादा होगा। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 अभिक्रियाएं हैं, तो देखिए इसमें क्या समानता दी हुई है। तो तीनों अभिक्रिया में समान नाभिक रागी उपस्थित है। DMSO जो कि एक विलायक होता है, SN2 अभिक्रिया में सामान्यतया इसे प्रयुक्त किया जाता है। जब आप क्रियाधारों को यहाँ पर देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये जो हेलोजन के परमाणु हैं, इनके अलावा जो आपके पास में अणु का भाग है वो समान है। सभी में 5 कार्बन की वलय उपस्थित है। तो पहली वाली अभिक्रिया में क्या होगा, नाभिक रागी इस कार्बन पर आक्रमण करेगा और यहाँ से Br माइनस बाहर निकलेगा। कहने का अर्थ हुआ कि इस अभिक्रिया में Br माइनस प्रतिस्थापित हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर F माइनस प्रतिस्थापित होगा और यहाँ पर Cl माइनस प्रतिस्थापित होगा। तो पहली अभिक्रिया में निकलने वाला जो समूह है, अवशिष्ट समूह जो है वो Br माइनस है, दूसरे में F माइनस और तीसरे में Cl माइनस। अभी हमने ये समझा था कि निकलने वाला समूह या अवशिष्ट समूह जो है वह जितना ज्यादा स्थायी रहेगा उतना तेजी से निकलेगा। अब इन समूह का स्थायित्व हम किस तरह से देखते हैं, तो इनके स्थायित्व के लिए हम विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का प्रयोग करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता और आकार की जब हम बात करते हैं तो जितना बड़ा आकार रहेगा, एक ही वर्ग में उपस्थित अगर आपके पास में कोई परमाणु है और उनके ऊपर ऋणावेश उपस्थित है, तो जितना बड़ा आकार रहेगा ऋणावेश उतना ही ज़्यादा विस्तृत रहेगा या फैला हुआ रहेगा। और जितना ज़्यादा ऋणावेश फैला हुआ रहेगा, आवेश फैला हुआ रहेगा, तो उसका जो स्थायित्व है वह ज़्यादा रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आकार अगर आयन का बड़ा है तो उसका स्थायित्व भी ज़्यादा रहेगा। तो आप Br माइनस, F माइनस और Cl माइनस की अगर बात करें तो इन तीनों में सबसे बड़ा आकार जो है वो Br माइनस का है, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। बड़े आकार के कारण यहाँ पर ऋणावेश जो है वह फैला हुआ रहेगा, जिसकी वजह से आवेश का जो घनत्व है वह कम हो जाएगा। और आवेश के घनत्व के कम होने के कारण यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी वह कम होगी, और स्थितिज ऊर्जा अगर कम तो आपको पता है कि स्थायित्व जो है वह ज़्यादा होता है। तो आयनों के स्थायित्व के क्रम की अगर बात करें तो Br माइनस का स्थायित्व सबसे ज़्यादा, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। कहने का अर्थ यह हुआ कि Br माइनस सबसे तेजी से प्रतिस्थापित होगा, और Br माइनस अगर सबसे तेजी से प्रतिस्थापित हो रहा है तो तीनों रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा जो वेग रहेगा वो पहली वाली अभिक्रिया का रहेगा। इसके बाद में नंबर आएगा Cl वाली अभिक्रिया का, मतलब तीसरी अभिक्रिया का, और सबसे लास्ट में दूसरी अभिक्रिया का। तो SN2 अभिक्रिया के वेग का क्रम हो जाएगा पहला, तीसरा और दूसरा, कुछ इस तरह से। एक और उदाहरण समझते हैं। यहाँ आपके पास में 6 कार्बन की एक वलय दी हुई है और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है और आयोडीन जुड़ा है। हम साइनाइड आयन नाभिक रागी के एक तुल्यांक के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, और इस SN2 अभिक्रिया में क्या उत्पाद निर्मित होगा यह आपको बताना है। 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में ये दिखाया हुआ है कि Br यहाँ से प्रतिस्थापित हुआ है और Cn जुड़ गया। दूसरे ऑप्शन में आयोडीन का या आयोडाइड आयन यहाँ से प्रतिस्थापित हो रहा है और उसकी जगह पर साइनाइड आयन जुड़ रहा है। और तीसरे ऑप्शन में आयोडाइड और ब्रोमाइड दोनों ही आयन यहाँ से निकल रहे हैं और साइनाइड आयन का योग हो रहा है। तो सबसे पहले यह समझिए कि यह एक तुल्यांक या एक इक्विवेलेंट का क्या अर्थ है।
इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही जगह पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, या तो Br माइनस निकलेगा या फिर I माइनस प्रतिस्थापित होगा। अब हमें पता है कि I माइनस और Br माइनस दोनों में से जो आकार है वो आयोडाइड आयन का आकार बड़ा है, किसकी तुलना में? ब्रोमाइड आयन की तुलना में। और चूंकि आकार बड़ा है इसलिए आयोडाइड आयन का स्थायित्व ज़्यादा होगा। और अभी हमने समझा कि अगर अवशिष्ट समूह का स्थायित्व ज़्यादा तो वह आयन आसानी से निकलेगा, वह अवशिष्ट समूह आसानी से निष्कासित होगा। और अगर आसानी से निष्कासित हुआ I माइनस, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर I माइनस की जगह पर साइनाइड आयन आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस उदाहरण का जो उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से उत्पाद निर्मित होगा। I माइनस अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकला, लेकिन Br एज इट इज यहाँ पर उपस्थित रहेगा। एक और उदाहरण देखते हैं। समान नाभिक रागी के साथ निम्न क्रियाधारों को SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको 3 अणु यहाँ पर दिए हुए हैं। इन तीनों को किसी समान नाभिक रागी के साथ क्रिया कराया जा रहा है। तो कौन सा यौगिक आसानी से क्रिया करेगा, ये आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CH3CH2 से यह समूह जुड़ा हुआ है, OCH2CH3 यह समूह। यहाँ पर भी CH3CH2 है और उसके साथ में OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी CH3CH2 है। मतलब ये वाला भाग, CH3CH2 वाला भाग, यह तीनों ही यौगिक में समान रूप से उपस्थित है। उसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है वो तीनों में अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में जो अवशिष्ट समूह वाला हिस्सा है वह भिन्न है। तो पहले वाले यौगिक में अगर हम देखें तो अवशिष्ट समूह जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। यह ऑक्सीजन अपना एकाकी युग्म लेकर के बाहर निकलेगा, तो O के ऊपर ऋणावेश रहेगा। दूसरे वाले यौगिक में भी ऑक्सीजन एकाकी युग्म लेकर के बाहर निकलेगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश रहेगा। और इसी तरह से तीसरे में भी। तो यह तीनों अवशिष्ट समूह हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें इन अवशिष्ट समूह का स्थायित्व पता करना है, क्योंकि अगर अवशिष्ट समूह का स्थायित्व ज्यादा रहेगा तो वह आसानी से निकलेगा और SN2 अभिक्रिया की दर ज्यादा रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम इस पहले अवशिष्ट समूह की बात करें तो O के ऊपर ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और क्योंकि यह तीनों अवशिष्ट समूह में ऑक्सीजन के ही परमाणु के ऊपर ऋणावेश है, इसलिए हम आकार या विद्युत ऋणात्मकता से तो तुलना नहीं कर सकते, इसलिए हम सहायता लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों की। तो पहले वाले अवशिष्ट समूह में अगर हम देखें तो CH2CH3 समूह का यहाँ पर पॉजिटिव प्रेरण प्रभाव या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन घनत्व का दान कर रहा है ऑक्सीजन के परमाणु की तरफ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही ऋणावेश है और यह इलेक्ट्रॉन घनत्व, यह समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ा रहा है, इसलिए इसका स्थायित्व कम हो जाएगा। हमें यह चाहिए कि ऑक्सीजन से ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो क्या करे, इस ऋणावेश या इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करे, ताकि इस समूह का स्थायित्व बढ़े। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। दूसरे अवशिष्ट समूह की अगर हम बात करें तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन का कोई प्रेरण प्रभाव नहीं होता, इसका प्रेरण प्रभाव शून्य माना जाता है। लेकिन जब आप तीसरे अवशिष्ट समूह की बात करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि O के ऊपर जो ऋणावेश है, जो अतिरिक्त एकाकी युग्म आए हैं, वह कार्बन ऑक्सीजन पाइबंद के साथ संयुग्मन में है और इस संयुग्मन के कारण यहाँ पर अनुनाद होता है। कुछ इस तरह से यह एकाकी युग्म यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यहाँ से पाइबंद ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऋणावेश जो है वह विसरित हो रहा है। यहाँ पर एक ही परमाणु के ऊपर ऋणावेश ना होकर के यह अलग अलग परमाणुओं के ऊपर वितरित हो रहा है, जिसके कारण जो नेगेटिव चार्ज है उसका घनत्व कम होगा। और हमने देखा कि घनत्व कम होता है तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है। स्थितिज ऊर्जा कम होने के कारण स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक स्थायी अवशिष्ट समूह तीसरे वाले केस में बन रहा है, उसके बाद में दूसरे का नंबर आएगा और सबसे लास्ट में पहले का नंबर आएगा, क्योंकि पहला वाला अवशिष्ट समूह अस्थायी बन रहा है इस +I प्रभाव के कारण। तो हम यहाँ पर
SN2 अभिक्रिया की दर का क्रम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरे वाले यौगिक के केस में SN2 की दर सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद नंबर आएगा दूसरे वाले क्रियाधार का और सबसे लास्ट में नंबर आएगा पहले वाले क्रियाधार का।